हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। मैं एमी फैकल्टी ऑफ इंग्लिश फिर से आपके सामने हूं और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो को लेकर हूं। वो कि बच्चे लगातार पूछते जा रहे थे, स्पेशली वो बच्चे जो इस बार पहली बार एनडीए का पेपर देंगे। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज थे कि सर एक पूरा वीडियो बना दीजिए जिसमें हम एनडीए के बारे में सब कुछ जान जाए। तो वो पूरा वीडियो लेकर आज मैं आ गया हूं कि आज का ये पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे और केवल नए स्टूडेंट्स ही नहीं, पुराने स्टूडेंट्स के मन में भी अगर कुछ सवाल हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद वो सारे सवाल मेरे बच्चे दूर हो जाएंगे। आइए तो शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। सबसे पहले हम हमारे एग्जाम जिसको आप इस बार ऑप्ट करने वाले हैं यानी एनडीए 2 2024 उसकी कुछ बेसिक डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे एग्जाम का नाम है नेशनल डिफेंस एकेडमी। अगर बात करें एग्जाम के पर्पस की तो पर्पस ये है कि इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में हमें बहुत बेहतरीन अधिकारी चाहिए होते हैं, उसके लिए एनडीए का पेपर होता है। अब मेरे प्यारे बच्चे, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर क्या आर्मी में भी जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आर्मी में भी आप एनडीए के थ्रू जा सकते हैं। चलिए आइए, अब एग्जाम का लेवल क्या है, नेशनल लेवल। यानी ये मत सोचना कि केवल मध्य प्रदेश और सीजी वाले ही पेपर देंगे, पूरे भारत का वो हर स्टूडेंट जो इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल है वो भारत का ही नहीं, अभी आपको पता पड़ेगा कि नेपाल के सब्जेक्ट्स भी मेरे बच्चे इसको दे सकते हैं। आइए, कंडक्टिंग अथॉरिटी कौन है? यूपीएससी। देख रहे हैं आप, यानी वो अथॉरिटी, वो एग्जाम, वो एग्जामिनर जो अपने बेहतरीन पेपर के लिए जाना जाता है और एशिया के टफेस्ट एग्जाम्स में जिसका नाम शुमार है यूपीएससी, वो आपकी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है। एग्जाम की फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी है 2 साल में, यानी साल भर में एक बार नहीं होता, ये साल भर में 2 बार होता है। एक 1 के नाम से आता है, एक 2 के नाम से आता है। जैसे कि अभी एनडीए 1 2024 हो चुका है, अब एनडीए 2 2024 होगा। ऐसे 2025 में एनडीए 1 2025 होगा और फिर एनडीए 2 2025 होगा। तो एक साल में 2 बार होता है। इसका मेरे बच्चे एप्लीकेशन का मोड जो है वो ऑनलाइन है, यानी आप खुद से भी फॉर्म भर सकते हैं। और मेरे प्यारे बच्चे, आप चाहें तो किसी ऑनलाइन फॉर्म भरने वाले के पास चले जाए, वो आपका फॉर्म भी अच्छे से भर सकता है। एग्जाम का जो मोड है वो आपको ध्यान रखना है कि वो ऑफलाइन है। ये ना सोचें कि भाई, जैसे कि फॉर एग्जांपल काफ़ी सारे भारत के अब एग्जाम्स ऑनलाइन होने लगे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपका जो एनडीए है वो ऑफलाइन मोड का एग्जाम है, यानी आपके सामने पेपर आएगा और आपको गोला घुमा घुमा कर भरना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यूपीएससी के ज़्यादातर एग्जाम्स ऑफलाइन ही होते हैं। सिलेक्शन की स्टेज क्या है? सिलेक्शन आपका 2 स्टेज में होगा, एक रिटन टेस्ट और दूसरा इंटरव्यू। यानी एक आपका मेन पेपर है, उसके बाद आपका एसएसबी होगा और फिर लास्ट में इंटरव्यू होके आपको पता पड़ जाएगा कि आपका मेरिट में नाम है कि नहीं। अब सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपका एग्ज़ाम कब है? आपका एग्ज़ाम है 1/9/2024 को, क्योंकि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो उसी दिन से आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, आज ही से आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी होगी। अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए, ठीक है, कि मेरे पास 1/9/2024 के पहले कितने दिन हैं, कौन कौन से मेरे सब्जेक्ट टफ हैं, कौन कौन से इजी हैं। एक पूरा का पूरा आपका स्टडी प्लान, स्टडी चार्ट तैयार हो जाना चाहिए, ताकि मेरे बच्चे आप बिल्कुल भी फंसे ना। और ये ना हो कि जब एग्जाम आने वाला हो, आखिरी का 1 महीना हो, तब आपको याद आए, अरे बाप रे, मेरा तो एनडीए का पेपर है, मुझे तैयारी भी तो करनी है। तो तैयारी आपको आज से ही मेरे बच्चे इस वीडियो के बाद शुरू कर देनी होगी, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड सारी डिटेल आज मैं आपको बता देने वाला हूं। आइए, आपको अप्लाई कैसे करना है? तो आपका जो टोटल एप्लीकेशन होगा, कैसे अप्लाई करना है, वो 9 स्टेप्स है मेरे बच्चे आपको करना होगा। स्टेप 1 में गो थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट, यानी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। किसकी ऑफिशियल वेबसाइट? भैया एनडीए की कोई स्पेशल वेबसाइट नहीं है, आपको यूपीएससी की वेबसाइट पर जाना होगा, upsc.gov.in, इस वेबसाइट पर जाना होगा। सेकंड में आइए, क्लिक ऑन OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन बटन इफ द रजिस्ट्रेशन इज नॉट डन येट। तो यूपीएससी की साइट पर जब आप जाते हैं तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन जो होता है वो करना होता है। अगर वो पहले से है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं है तो आपको अपना 1 टाइम रजिस्ट्रेशन वहां पर करना होगा। स्टेप 3 में उस होम पेज पे आपको जाना है एग्जामिनेशन सेक्शन पे। जैसे आप होम पेज पे जाएंगे ना, तो आपको एक सेक्शन दिखाई देगा, उस पर लिखा होगा एग्जामिनेशन, और वहां पे आपको जाना पड़ेगा एक्ट
एक्टिव एग्जामिनेशंस पर। वहां से कहां जाएंगे? एक्टिव एग्जामिनेशंस पे। अब भाई यूपीएससी तो साल भर में बहुत सारे एग्जाम्स करवाती है। आपको किस में जाना है? आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी टू 2024 या नेवल एकेडमी टू 2024 वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर क्या होगा? जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी जिसमें सारे रूल्स रेगुलेशंस लिखे होंगे। तो आप क्या करना, सबसे पहले बहुत अच्छे से उनको पढ़ना, नहीं तो बाद में आप फोन करते हैं, अरे सर मुझसे एक गलती हो गई, अरे सर मैंने इसकी जगह वो भर दिया। ऐसे क्वेश्चंस आपके ना आए, उसके लिए जरूरी है कि आप सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छे से पढ़ें। फिर मेरे प्यारे बच्चे, स्टेप 5 में क्या करना है आपको? हाँ, सब कुछ पढ़ने के बाद ही आपको यस करना है। स्टेप 5 में एप्लीकेशन फॉर्म को भरिए। 2 पार्ट में वो भराएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 में वो आपको भर देना होगा। स्टेप 6 में एंटर रिक्वायर्ड डिटेल्स केयरफुली, दैट इज क्वालिफिकेशन, कम्युनिकेशन, पर्सनल, एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस, ये सब। तो सबसे जरूरी चीज ध्यान से भरना है, क्वालिफिकेशन गलत नहीं डालनी है, एज गलत नहीं डालनी है। कभी कभी एग्जाम सेंटर चूज करने भोपाल चूज करना चाहते थे, भिलाई चूज कर लिया, होता है बच्चों के साथ। भोपाल चूज करना चाहते हैं, भिलाई चूज कर लिया। अब सोच रहे हैं कल मेरा भोपाल में जो है केंद्र विद्यालय नंबर 2 में मेरा पेपर है, जब देख रहे हैं तो भोपाल नहीं, भिलाई केंद्र विद्यालय नंबर 2 में। तो ध्यान से आपको पता होना चाहिए कैसे सेंटर आपको भरना है। आपको ये देख लेना होगा कि एग्जाम के टाइम पे ऐसा तो नहीं आपकी कहीं टूरिंग है या पापा के साथ आप कहीं जाने वाले थे, तो उस हिसाब से आप फॉर्म भरेंगे। ठीक है, तो आपकी जो भी डिटेल हो एकदम सही सही डालना। स्टेप 7 में अपलोड डॉक्यूमेंट्स लाइक फोटोग्राफ, सिग्नेचर इन द स्पेसिफिक फॉर्मेट। तो आपको एक फॉर्मेट दिया जाएगा कि भाई इस साइज का ही आप फोटोग्राफ डाल सकते हैं और इस साइज में आप अपने सिग्नेचर डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी जेपीजी फॉर्मेट उठाया और अपलोड कर दिया, वो नहीं लेगा। उसका एक स्टैंडर्ड फ्रेम साइज है, वो फ्रेम साइज के अंडर ही आपका फोटो और आपका सिग्नेचर जाएगा। ध्यान रखेंगे फोटो पुराना यूज नहीं करेंगे, थोड़ी देर लगती है, 20-25 रुपए लेता है कोई भी फोटो वाला, और वो आपकी मेल पर आपके फोटो भेज देता है। तो एकदम नया फोटो, फ्रेश फोटो मेरे बच्चे आपको देना होगा ताकि बाद में कोई इश्यू क्रिएट ना हो। फिर आप क्या करेंगे? आप करेंगे स्टेप 8 में मेक द पेमेंट थ्रू ऑनलाइन ऑफलाइन मोड। चाहे आप बैंक से चालान कटवा के अपलोड कर सकते हैं, सबसे अच्छा होता है कि आप अपने वॉलेट के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर दीजिए, वो सबसे ईजी तरीका होता है। फिर स्टेप 9 में वेरीफाई एंड रीचेक एप्लीकेशन फॉर्म एंड टेक प्रिंट आउट ऑफ द सेम फॉर द यूसेज। तो जब आप सबमिट करने के पहले एक बार अच्छे से वेरीफाई करें कि क्या आपने सब कुछ सही लिखा है। आपका नाम अमित कुमार सिंह तो नहीं है, 10th क्लास में आपने गलती से कहीं अमित सिंह तो नहीं लिख दिया। हर चीज चेक करिए और फिर उसे सबमिट करिए और उसका एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए ताकि घर पे आप आके आप आराम से तल्लीनता से उसे रीचेक कर पाए। क्योंकि मेरे बच्चे जब आप उसे रीचेक करेंगे तो हो सकता है आपको पता पड़ेगा कि यार थोड़ी सी गड़बड़ मुझसे फिर हो गई, तो एग्जामिनर जो है खोल देता है विंडो अपनी, उस दिन जाकर आप उसे सुधार सकते हैं। आइए अब जरा एलिजिबिलिटी देख लेते हैं भाई। अब बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि सर मेरा तो मैथ्स नहीं है। अभी 4-5 दिन पहले की बात है, एक लड़के का फोन मेरे पास आया, बोलता है सर मैंने तो जो है 12th में कॉमर्स लिया था, क्या मैं एनडीए का पेपर दे पाऊंगा? मैंने कहा बिल्कुल दे पाओगे, लेकिन सर मेरे दोस्त तो ये बोल रहे हैं कि केवल जो मैथ्स लेता है वही जा पाता है। मैंने कहा ऐसा नहीं है, अगर तुम्हारा मैथ्स नहीं है तो तुम नेवल विंग में और एयरफोर्स विंग में नहीं जा सकते, लेकिन तुम उसकी आर्मी विंग में जा सकते हो। तो आर्मी विंग के लिए मेरे प्यारे बच्चे सिर्फ 12th पास चाहिए। क्या चाहिए? सिर्फ 12th पास चाहिए। एयरफोर्स और नेवल विंग के लिए जरूरी हो कि तुम्हारे सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स हो। तो जो बायोलॉजी वाला होगा, केमिस्ट्री फिजिक्स तो उसके भी होंगे, लेकिन उसके पास मैथमेटिक्स नहीं होगी। तो जो 11th-12th में मैथमेटिक्स चूज करते हैं वही मेरे प्यारे बच्चे एयरफोर्स विंग और नेवल विंग के लिए एलिजिबल होते हैं, और जो आर्मी विंग है उसके लिए कोई भी बच्चे अप्लाई कर सकता है। आइए आगे एलिजिबिलिटी देख लेते हैं मेरे बच्चे। एज लिमिट बहुत भयंकर क्वेश्चन होता है ये बच्चों का। हर कभी मेरे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पर बच्चे पूछते हैं कि सर मैं एलिजिबल हूं कि नहीं, मुझे कैसे पता पड़ेगा? तो उन सबको ये वीडियो भेज देना या स्क्रीनशॉट ले लो उसका, ये भेज देना।
आपको अपना बर्थडे याद है, बर्थ ईयर भी याद है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप 2 जनवरी 2006 के पहले पैदा ना हुए हो और 1 जनवरी 2009 के बाद पैदा नहीं हुए हो। ये दोनों डेट इंक्लूसिव हैं। अगर इन दोनों डेट्स के अंदर, इन दोनों डेट को साथ में लेकर इनके अंदर अगर आपका जन्मदिन पड़ रहा है तो डेफिनेटली आप एनडीए 2024 के लिए एलिजिबल हो जाते हो। फिर नेशनलिटी आप सभी जानते हैं, वैसे भी आप सब ये तो जानते हैं कि आपको भारत का नागरिक होना ज़रूरी, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ऐसे लोग जो नेपाल के हैं या जो माइग्रेट हो चुके हैं पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ कीनिया, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, यहाँ से जो आ चुके हैं वो भी मेरे बच्चे अप्लाई कर चुके, लेकिन बहुत पहले की बात है, अब तो ऐसे मिलते भी नहीं। आइए फिजिकल एलिजिबिलिटी की अगर मैं मेरे बच्चे बात करता हूं तो आपको ध्यान रखना है कि फिजिकली और मेंटली फिट होगा। तो जब आप इसका एडवर्टाइजमेंट देख रहे होंगे तो डिटेल में जब आप जाएंगे ना तो यूपीएससी ने मेंशन कर रखा है कि ये बीमारियां नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जो आप जानते हैं कि है तो एक बार आप चेकअप करवा लीजिए। अगर वो बीमारी अभी भी है तो फॉर्म मत भरना, क्योंकि बाद में जब वो चेक करेंगे तो आपको ब्लैकलिस्ट कर देंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो अगर आपको कोई बड़ी बीमारी है तो आप फॉर्म ना भरें। हाइट जो है आपकी कितनी होनी चाहिए? मेल के लिए मेरे प्यारे बच्चे 157 सेंटीमीटर है, फीमेल के लिए 152.5 सेंटीमीटर है। जो एयरफोर्स में पायलट एंट्री है उसमें ध्यान रखेंगे मेल और फीमेल दोनों की हाइट 163 सेंटीमीटर होना चाहिए। कि ये नहीं कि मेल इतना लंबा चलेगा फीमेल इतनी, नहीं, दोनों की हाइट एयरफोर्स में पायलट एंट्री के लिए सेम होनी चाहिए, है ना। और आई के लिए भी अलग अलग क्राइटेरिया है जो हम यहां देखने वाले हैं। देखिए डिस्टेंट विजन की अगर बात करते हैं तो करेक्टेड 6/6 लगता है आर्मी के लिए। मेरे बच्चे ध्यान रखना है कि एयरफोर्स वाले अगर आपने चश्मा पहना है, अगर 0.5 का चश्मा भी अगर आपने पहना है देन यू आर नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर एयरफोर्स। आप एलिजिबल नहीं है अगर आप चश्मा पहनते हैं तो। वहीं नेवी में आपकी करेक्टेड विद ग्लास आइज कितनी होनी चाहिए? 6/6, ठीक है। वर्स आई आर्मी में 6/9 और यहां एयरफोर्स में 6/6, एक आंख में, दूसरी आंख में 6/9। सेम यही क्राइटेरिया आपका नेवी में भी होगा। मायोपिया ध्यान रखना 2.5D होना चाहिए आर्मी में, और यहां पर नियर विजन जो होगा आपके मायोपिया के बाद एयरफोर्स में वो N5 होना चाहिए ईच आई में, और मायोपिया की लिमिट जो इंडियन नेवी में वो 0.75 होनी चाहिए। वहीं हाइपर माइट्रोपिया की बात करें तो ध्यान रखना 3.6 DY होगा आर्मी में, एयरफोर्स में तो होना ही नहीं चाहिए। और यहां पर मेरे बच्चे इंडियन नेवी में अलग अलग रेंज दे रखी हैं। हाइपर माइट्रोपिया की जो लिमिट है 1.5 होना चाहिए, बाइनोकुलर विजन 3 होना चाहिए, और कलर परसेप्शन 1 होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बारे में डिटेल, अब ये सब होता क्या है, कुछ नहीं करेंगे आप ये लेकर जाएंगे अपने डॉक्टर के पास, जो भी आंख वाला कोई भी डॉक्टर होगा उससे अपनी आंख चेक करवाएंगे। बोलेंगे सर मुझे बता दीजिए क्या मैं इस क्राइटेरिया में फिट होता हूं कि नहीं। 2 मिनट में देखकर बता देगा कि आप फिट होते हैं कि नहीं होते, ठीक। बहुत जल्दी मैं इनका भी एक डिटेल वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। आइए एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो मेरे बच्चे कैसे कैसे, अब क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं। बहुत से बच्चे पुराने हैं वो तो जानते हैं, लेकिन जो नए हैं उनके मन में कुछ सवाल होते हैं, वो सवाल मैं आज सॉल्व कर देता हूं। तो देखिए हमारे पेपर में मेरे बच्चे 2 पार्ट होते हैं। सबसे पहले है मैथमेटिक्स, इसका कोड 01 होता है मेरे बच्चे, ये 2.5 घंटे का होता है और 300 नंबर का होता है। वहीं जीएटी में काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं इंक्लूडिंग इंग्लिश, इसका कोड 02 होता है, ये भी 2.5 घंटे का होता है और ये 600 नंबर का होता है, यानी 900 नंबर का आपका पेपर हुआ, और एसएसबी 900। अगर बात करें एग्जाम पैटर्न की तो आपको ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन करने पर मैथमेटिक्स का, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर अगर आपने सही किया है तो आपको 2.5 मार्क्स मिलते हैं, और अगर आपने गलत किया है तो 0.83 आपके माइनस हो जाते हैं। लेकिन वहीं जब आप जीएटी में कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो एक क्वेश्चन का आपको 4 नंबर मिलता है, और अगर आपने गलत किया है तो 1.33 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाते हैं। नुकसान भी है, फायदा भी है। फिर मेरे प्यारे बच्चे मैथ्स तो आप समझ ही गए 300 नंबर का होता है। जो आपका जीएटी होता है वो 600 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 600 नंबर का होता है, और उसमें इंग्लिश आती है 200 नंबर की, है ना। 4 नंबर का एक क्वेश्चन हुआ, 200 नंबर की इंग्लिश आती है, 50 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाते हैं। और जो आपका जनरल नॉलेज है
वो 400 नंबर का होता है। अब जनरल नॉलेज का जो पेपर है उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स आपके पूछे जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा जनरल नॉलेज में, इंग्लिश अगर मैं हटा दूँ, जनरल नॉलेज में आपका सबसे ज़्यादा नंबर फिजिक्स के होते हैं, 100 नंबर का पूछा जाता है। बाकी केमिस्ट्री 60, जनरल साइंस भी है, सोशल स्टडीज़ भी है, ज्योग्राफी भी है, और करंट इवेंट्स के भी कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। वहीं मेरे बच्चे, जब हम एसएसबी प्रोसेस की बात करते हैं, जब आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको एसएसबी फेस करना होगा, है ना, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। एसएससी का फुल फॉर्म क्या है? सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। उसको आपको फेस करना होगा, ठीक है। उसमें क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, उसका जो इंटरव्यू होता है एक दिन में नहीं होता, वो 5 दिन तक चलता है, वो हर एक दिन कुछ नई चीज होती है, वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। और फिर एसएसबी के जो मार्क्स होंगे आपके इन 5 दिन में, आपका जो परफॉर्मेंस रहा प्लस आपका जो रिटर्न रहा, उसके बेसिस पर आपकी फाइनल मेरिट बनती है कि आप अब एनडीए में अंदर जा सकते हैं, कि आपको वापस तैयारी करनी होगी। अब डे 1 में क्या होता है? डे 1, यहां डे 2 है, यहां डे 3 है, यहां डे 4 है, और यहां डे 5 है। आइए, तो डे 1 में क्या होता है? डे 1 में होता है ऑफिशियल इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, है ना। इन सब से रिलेटेड में एक बहुत अच्छा वीडियो बताने वाला हूं। उसी दिन डे 1 में एक और चीज होती है, पिक्चर परसेप्शन टेस्ट होता है, और उसी दिन डिस्क्रिप्शन टेस्ट भी होता है। तो पीपीडीटी और डीटी क्या होता है ये मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगा, ठीक। डे 2 में मेरे बच्चे साइकोलॉजी टेस्ट होता है, कि आखिर ऐसा तो नहीं कि भाई आप डिसीजंस नहीं ले पाते हो, या आप मैनिपुलेटिव बिहेवियर के हैं, या फिर आप जो है बात बदल कर बोलते हैं या झूठ बोलते हैं, ये सब इसमें तय किया जाता है। तीसरा, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर्स टास्क। अब आपको बड़े बड़े टास्क दिए जाएंगे, एक ऑफिसर के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए उससे रिलेटेड आपको टास्क दिए जाते हैं। देन डे 4 में आपका इंटरव्यू होगा, जहां पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका नॉलेज चेक किया जाएगा कि आपको बाहरी दुनिया का नॉलेज है कि नहीं है। और डे 5 में आपकी कॉन्फ्रेंस होगी, ठीक है। तो ये 5 दिन, सबके मैं अलग अलग वीडियो बहुत जल्दी बताने वाला हूं। आइए अब देख लीजिए, मैं जब सिलेक्शन के बाद क्या होगा। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप तो 12th पास करके गए थे, जैसे फॉर एग्जांपल आप एसएससी सीएचएसएल देते हो जो 12th के बाद होता है, तो उसके बाद आपको सीधे नौकरी करनी होती है। यहां ऐसा नहीं है, यहां बच्चे अब आपकी ग्रेजुएशन करवाएगा कौन? एकेडमी आपकी ग्रेजुएशन कराएगा। आप बीएससी भी दे सकते हैं, बीए भी कर सकते हैं, बीटेक भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है आप क्या करना चाहते हैं, है ना। इनमें से आप कुछ भी कर सकते हैं। आफ्टर ग्रेजुएशन दे गेट ट्रेन्ड फॉर 12 to 18 months। 12 से पहले तो आपको ग्रेजुएशन करवाई जाएगी, फिर 12 से 18 महीने के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाएगी एकेडमी पे। सपोज आपने जो है सिंपल ग्रेजुएशन, आपने बोला भैया मैं तो बीए करूंगा, देखो मैं सिलेक्ट हो गया हूं, अब जो है मैं मेहनत नहीं करना चाहता, इंजीनियरिंग फिंजरिंग मेरे बस का नहीं, मैं तो बीए करूंगा। तो बोले कर लो भैया बीए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम बीए कर लोगे तो तुम्हें आईएएफ में और आईएनए में नहीं जाना, तुम्हें मिलिट्री एकेडमी में जाना है, तो तुम वहां जाओगे फिर। लेकिन तुमने बी करी है बढ़िया शानदार, तो तुम आईएएफ और आईएनए यानी इंडियन नेवल एकेडमी में जा सकते हो, ठीक है। अब मेरे बच्चे क्या होता है, जो आर्मी कैडेट, जैसे कि मैंने बताया आर्मी कैडेट्स को क्या पढ़ाया जाता है? बीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस, ये सब पढ़ाई जाती है। नेवी कैडेट्स को भी बीटेक, और एयरफोर्स कैडेट जो है वो बीटेक, बीएससी कंप्यूटर साइंस। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि बीएससी माइक्रोबायोलॉजी कर रहे हो, कंप्यूटर साइंस में बीएससी करवाई जाती है। All the cadets on passing out will be awarded degrees from जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU, जिसके पीछे ज्यादातर नेता पड़े होते हैं। असल में आपको डिग्री भी वहीं से मिलती है, JNU से, ये ध्यान में रखना है। आइए अब मेरे प्यारे बच्चे, आपकी रैंक कैसे बढ़ेगी? जैसे आप सिलेक्ट हो गए, तो जैसे ही आप सिलेक्ट होते हो, आपकी ट्रेनिंग 15-18 महीने की कंप्लीट होती है, तो आप सीधा लेफ्टिनेंट लेवल पर ज्वाइन करते हैं। ये आपकी मेरे बच्चे स्टार्टिंग सैलरी होती है 56,100 से लेके 1,77,500 आपकी सैलरी होगी। फिर वहां से आप जब लेफ्टिनेंट लेवल से ऊपर बढ़ते हो तो आप बनते हो कैप्टन, फिर बनते हो मेजर। उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल बनने के बाद मेजर जनरल तक का आप सफर तय करते हैं। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल HAJ स्केल से लेके COAS तक का सफर आप तय करते हैं। यह भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, बस ये मान के चलो कि अच्छी खासी सैलरी आपको मिलती है, अच्छी खासी इज्जत आपको मिलती है, इतना ध्यान रखो मेरे प्यारे बच्चे। अब ये 2-3 नंबर आप गौर से देखेंगे। इन केस ऑफ एनी गाइडेंस इंफॉर्मेशन क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग देयर एप्लीकेशन कैंडिडेट्स कैन कॉन्टेक्ट ओवर। ध्यान रखना, इनमें से किसी भी नंबर पर आप, ये सब एनडीए वाले यूपीएससी वाले नंबर हैं, इन पर कॉल करके मेरे बच्चे आप सुबह 10 से शाम के 5 बजे तक
कॉल करके अपनी कोई भी क्वेरी हो, ये हमारे नंबर नहीं है, ये मेरे बच्चे यूपीएससी ने जो नंबर दे रखे हैं किसी भी तरह की इंक्वायरी को सॉल्व करने के लिए, ये वो वाले नंबर हैं, इन पे आप कॉल करके अपनी इंक्वायरी सॉल्व कर सकते हो। और जो बच्चे इस बार ऑप्ट कर रहे हैं एनडीए के लिए, मैं बताना चाहता हूं कि आपके अपने प्लेटफॉर्म एसएलवी ने आपके लिए दिया है ऑफिसर फाउंडेशन बैच, एक ऐसा बैच जो इस बार यह सुनिश्चित करेगा कि ये बच्चे एनडीए 2 2024 में एकेडमी में जाकर बैठें। तो बहुत बढ़िया बैच लॉन्च हुआ है, बहुत कम फीस में। मेरे बच्चे इसकी फीस 2999 है, लेकिन डिफेंस 50 कोड यूज करने के बाद आपको यह बैच 50% ऑफ पर मिल जाता है। तो जो बच्चे एनडीए 2 2024 का सपना लेकर बैठे हैं, उनके लिए इससे अच्छा बैच नहीं हो सकता, क्योंकि सारे बहुत स्टैंडर्ड टीचर्स यहां पर पढ़ा रहे हैं, यूपीएससी के फैकल्टीज आपको पढ़ा रहे हैं। यह नहीं कि अग्निवीर का कोई टीचर आपको पढ़ाने बैठ जाएगा, नहीं, यहां पर सारे यूपीएससी के फैकल्टी हैं, लेवल वाले फैकल्टीज हैं, आपको बहुत मजा आ जाने वाला है पढ़ने के लिए। तो चलिए बच्चे, आज के लिए इतना ही मेरे पिटारे में था। तैयार रहिएगा, तैयारी हमारे साथ ही करिएगा। जय हिंद।